जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि बिहार डीएलएड 2026 के लिए आपको जो है कमर कस करके तैयार होना होगा और इसके लिए आपको जो है हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज का सेशन जो है बहुत ही खास होने वाला है और अभी जितने भी आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं सभी जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसका करा रहे हैं। ठीक है, पहला आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट में देख लेंगे, हिंदी से आपका जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका जीके जीएस से आपका जो है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सभी क्या है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, साइंस सब जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस पर सबसे पहले आपको पकड़ बनाना है, बाद बाकी मैथ का एक्स्ट्रा अलग से क्लास आपका जो है ये अनुज सर के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है मैथ और रीजनिंग हम भी आपको कराएंगे, लेकिन मैथ का स्पेशल आपको जो है अनुज सर के द्वारा कराया जाएगा और जल्द ही हमारा जो है ऐप आपके बीच आने वाला है, तो आप लोग जो तैयार रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को देखेंगे और जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछेंगे और जो आंसर आपको मालूम होगा उसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। ठीक है, बुद्ध का जो उपदेश है ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बुद्ध का उपदेश जो है ये आप फटाफट आप लोग जो कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बुद्ध का उपदेश जो है ये आपके जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो मुख्य जो उपदेश था ये आपका जो है मुख्य उपदेश जो है ये दुख का कारण था। ठीक है, यानी कि हमारे जो सामने जो दुख आता है ये क्यों आता है और इससे कैसे मुक्ति पाया जाए, ये आपका इसके लिए जो है 4 आर्य सत्य दिए थे। ठीक है, क्या दिए थे? 4 सत्य दिए थे, यानी कि ये अटल है। ठीक है, ये चारों जो है ये अटल है और सत्य है। ठीक है, पहला कि दुख जो हमारे जीवन में आना ही आना है, हमारा जो जीवन है ये दुखमय है और दुख जो है ये कैसे आता है, तो हमारी इच्छाओं के कारण से जो है ये दुख आता है। यानी कि हमारा इच्छा जो जिसको जो हम लोग जो है तृष्णा कह सकते हैं, तो तृष्णा जो है हमारे अंदर जो आता है, यानी कि हर चीज का पाने की इच्छा करना, तो जो किसी का यानी लोभ लालच भी कह सकते हैं इसको, जो किसी का जो यदि पाने की कोई चीज़ को इच्छा करेंगे तो उस मार्ग में चलने के बाद जो है हमें जो है कहीं ना कहीं कठिनाई, कहीं ना कहीं दुख का कारण हमें होगा। तो सबसे पहले जो है आप जो है जो इच्छाएं होती है उसको यदि त्याग कर देंगे, ठीक है, तो आप जो है दुखों से हद तक मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ये दुख का अंत दिया है कि दुख का अंत कैसे होगा, तो तृष्णा के त्याग से संभव है दुख का अंत। और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जो है अष्टांगिक मार्ग में जो है 8 मार्ग जो है दिया गया है, जिसमें कि अहिंसा, करुणा, ध्यान, अध्यात्म, संयम, नैतिक आचरण पर जो है जोर दिया गया, यानी कि अहिंसा नहीं करना। ये सभी 8 जो है अष्टांगिक मार्ग है, इसके चलकर आप जो है ये दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का जो ये बुद्ध का जो है ये प्रथम उपदेश था। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है ये समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल ही सभी जो है छोटे छोटे जो है आपके प्रॉब्लम को जो है समझाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। 4 क्वेश्चन यहां दिया गया है। पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में, तो हाँ बिल्कुल थी। ठीक है, बिल्कुल था, यानी क्योंकि सिंधु सभ्यता जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहां भी आपको लेकर के चलेंगे। स्पेशल सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में आपको जो पूरा डिटेल में एक बार जो है इसका मैराथन लेकर के आएंगे और पूरा क्लास इसका जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे कि नगरों में जो है नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ठीक है, वहां जो है व्यापार जो होता था, व्यापार एवं वाणिज्य जो था ये जो है उन्नत जो था, यानी कि ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है व्यापारी वहाँ करते थे। ठीक है, विदेशों से जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, भी सत्य है। तीसरा कह रहा कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, ये भी आर्य सत्य है, मातृ देवी की पूजा की जो है उपासना की जाती थी। और चौथा कह रहा कि लोग लोहे से
परिचित थे। ठीक है, ये गलत है आपका, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। वहाँ जो है कांसा तांबा जो है ये सब से परिचित था, और इसको जो है कांस्य युग भी जो है कहा जाता है। ठीक है, कौन सा, तो कांस्य युग भी जिसको जो है कहा जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये कांसा से जो है ये परिचित थे, लेकिन लोहा से बिल्कुल परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट 24 का देखेंगे। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ 22 से आपका जो है स्टार्ट हो रहा है, 22 से ये 24 चल रहा है। तो ये पिछला जो क्लास था वो 1 से आपको कराए थे, 21 क्वेश्चन तक कराए थे, और आज हम लोग जो है 22 क्वेश्चन से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है समझाते हुए चलेंगे, बशर्ते आप लोग जो है टाइम टेबल पर जो है सही से आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, और जल्द ही आपका जो है लाइव क्लास भी होगा। अभी वर्तमान में रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, एक टाइम फिक्स करेंगे और आपका जो है उस टाइम में आपका जो है डेली रिकॉर्डेड क्लास चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि आपका जो है नव नालंदा महाविहार जो है ये किसके लिए विख्यात है। ठीक है, तो नालंदा महाविहार जो कहा जा रहा है ये किसके लिए विख्यात है, ये क्यों प्रचलित है। तो नालंदा महाविहार जो है सबसे अधिक जो आपके ये आप कह सकते हैं कि पाली भाषा के अनुसंधान और संस्थान के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नालंदा में जो है मेन मुख्य रूप से जो है पाली भाषा जो अनुसंधान और शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए भी जो है ये विकसित है। ठीक है, यानी कि बौद्ध जो धर्म था उसका भी एक जो है मुख्य केंद्र जो है नालंदा को विश्वविद्यालय को जो है ये माना जाता था। ठीक है, वहाँ जो है, और एक बार कहेंगे कि विश्व का यदि प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय यदि कहा जाए तो ये आपका जो है नालंदा जो है विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 25 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, बोधि वृक्ष जो है ये जो अपने वंश का पूछा जा रहा है, जो कि मेन बोधि वृक्ष था जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो उस वृक्ष का जो है ये कौन सी पीढ़ी का जो है ये अभी वर्तमान में वृक्ष है। ध्यान देंगे तो ये आपके जो है ये चतुर्थ पीढ़ी का जो है ये वृक्ष है। ठीक है, यानी कि 3 पीढ़ी इसके जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, यानी कि इसी वृक्ष की टहनी से ही जो देखते होंगे कि ये आपका जो निकलता है और वो जड़ है उसी से जो है ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपका चतुर्थ जो है पीढ़ी का जो है आपको पूछा जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का आपका जो है ये बोधि वृक्ष है। बिल्कुल ही ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको पूछा गया सवाल है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। जो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होगा उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। साथ ही साथ यदि ये सेशन आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो दबा करके जो है लाइक करेंगे और वीडियो को आप लोग जो है शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 26 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था ये कहाँ थी। ठीक है, तो ईसा पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में पूछा जा रहा है कि विश्व की प्रथम यानी कि सबसे पहले जो है प्रथम गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था ये कहाँ थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये वैशाली में था। ठीक है, कहाँ था, वैशाली में, यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है वैशाली गणराज्य के नाम से जो है ये जाना जाता था। ठीक है, कौन से गणराज से, तो वैशाली गणराज से। गणराज के मतलब है, गण मतलब क्या होता है, तो गण मतलब होता है लोग। ठीक है, क्या होता है, गण मतलब होता है लोग, यानी कि लोगों के द्वारा जो है ये चुना हुआ जो प्रमुख होता था वही वहां का राजा कहलाता था। ठीक है, ये आपका जो है गणराज इसको जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला गणराज्य जो है ये कौन था, तो ये आपका जो है ये वैशाली गणराज्य था और इसकी राजधानी आपका जो है ये बज्जी था। ठीक है, कौन सा था, तो इसकी राजधानी आपका जो है ये बज्जी था, यानी कि वैशाली गणराज्य की राजधानी ये बज्जी था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, 27 का देखेंगे। 27 में देखिए पूछा जा रहा है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या है। ठीक है, उड़ीसा का जो है पुराना नाम क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, तो उड़ीसा का पुराना नाम आपका जो है ये क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा का पुराना नाम आपका जो है
उत्कल हो जाएगा। ठीक है, उत्कल जो है उड़ीसा को पहले जो है ये यानी कालांतर में पहले जो है उत्कल के नाम से जो है ये जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि बिहार का जो है प्राचीन में यानी कि पहले जो है किस नाम से जाना जाता था, तो ये आपका जो है ये मगध नाम से जो है जाना जाता था। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो ये आपका जो है पाटलिपुत्रा जो है आपका जो है ये हुआ करता था। ठीक है, पाटलिपुत्रा आपका जो है इसका ये राजधानी हुआ करता था। जैसे कि बंगाल आप लोग देखेंगे तो इसका जो है पुराना नाम आपका जो है ये बंग था, यानी कि या गौड़ भी जो है कहीं कहीं कहा जाता है। ठीक है, गौड़ भी जो है इसको कहा जाता है। तो इस तरह से जो है उड़ीसा का जो है ये पुराना नाम यानी कि उत्कल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 28 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है ये कौन सा है। ठीक है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा है, तो ये आपका जो है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप आपका जो है ये आपका जो है धामेक स्तूप माना जाता है। ठीक है, कौन सा, तो ये आपका जो है धामेक स्तूप। ठीक है, धामेक स्तूप माना जाता है, जो कि आपके जो है सारनाथ में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, सारनाथ में, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है, तो सारनाथ आपके जो है यूपी के वाराणसी जिले में। ठीक है, कहाँ, यूपी के वाराणसी जिले में जो है ये सारनाथ स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो धामेक स्तूप को जो है ये सबसे प्राचीन स्तूप जो है ये माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कहीं आपको जो है एक जो पिपरहवा स्तूप के बारे में भी जो है ये दिया रहेगा। ठीक है, पिपरहवा स्तूप के भी बारे में दिया रहता है। और ये जो स्तूप है ये महात्मा बुद्ध के अवशेष से जो है ये संबंधित रखता है। और धामेक स्तूप जो आपके जो है ये महात्मा बुद्ध के जो प्रथम उपदेश दिया गया था इस उस उपदेश से जो है ये ताल्लुक रखता है, इसलिए इसको जो है प्रथम या प्राचीन स्तूप जो है ये कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 29 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है ये कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है ये किस युग को, किस काल को कहा जाता है, तो भारतीय संस्कृति का यदि स्वर्ण युग आपको कहा जाए तो ये आपके जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, कौन से काल को, तो गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो गुप्त काल के समय में जो है यानी कि सबसे पहले देखेंगे कि गुप्त काल का जो कार्यकाल था ये आपके जो है 320 ईसा पूर्व से आपका जो है ये 550 ईसा पूर्व तक इसका जो है कार्यकाल रहा है। और इसमें जो है कला में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में, इसके बाद जो है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो है गणित और जो है धर्म दर्शन, इन सभी क्षेत्रों में जो है सबसे अधिक प्रगति हुआ है। ठीक है, इसमें प्रगति हुआ है। और इन्हीं के काल क्षेत्र में, ये रीजन में जो है कालिदास जैसे महान जो है और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ जो हैं ये सभी इन्हीं के समकालीन थे। और इन्हीं के समकालीन में जो है ये फले फूले हैं। साथ ही साथ नालंदा जो विश्वविद्यालय था और जो ये एक जो है कहेंगे कि ये विश्व भर में विश्वविख्यात था, यानी कि अपने वो क्या कह सकते हैं उसको आवासीय विश्वविद्यालय के लिए विश्वविख्यात था। ये भी जो आपके जो है गुप्त काल में जो है सबसे अधिक फले फूले हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, थोड़ा आप लोग को यहाँ देखने में परेशानी हो रहा होगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि अभी पेन मेरा जो है ख़राब हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और बहुत ही जल्द पेन आ जाएगा तो आप लोग को जो है कोई परेशानी नहीं होगा, क्लियर लिखावट आपको लोग को जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, बवाल की अभी जो आपको जो है सीधा बोलते हुए चलते हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 30 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ है, सबसे पहले देखेंगे तो ये कोणार्क मंदिर आपका जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में है। और कोणार्क मंदिर जो है ये जो आपका जो है ये सूर्य देवता के जो है समर्पित है। ठीक है, किसको है, तो सूर्य देवता को जो है, सूर्य देव को जो है ये समर्पित है।
और इसको ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जो है ये जाना जाता है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जो है ये जाना जाता है और ये आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, और जो यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो और क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका जो है डीएलएड के बेहतर तैयारी के लिए आपके जो है पेड बैच में जो आपका जो है ये सारा जो आपको नोट्स जो है ये दिया जाता है। ठीक है, सारा नोट्स दिया जाता है और इसमें जितने भी नोट्स में जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर को आपको जो है हाईलाइट करके दिया जाता है ताकि आप जो है अच्छे ढंग से इसको तैयारी कर पाएंगे। और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स जो है आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ एक बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा कि यहाँ आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट भी जो है ये दिलवाया जाता है और ये आपके जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है ये टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और यदि आप लोग पेड बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग जो है नोट डाउन करके रख लेंगे और इसके लिए मात्र आपको जो है ये 199 आपको जो है ये पेमेंट करना होगा। यानी कि 199 में आपका जो पेड बैच मिलेगा और इस बैच में पूरे सब्जेक्ट का आपको जो है ये तैयारी कराया जाएगा, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, सभी जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट का सभी नोट्स आपको जो है इस पेड बैच में दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका टेस्ट है ये टेस्ट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये दिया जाएगा। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करके मात्र 199 रुपये पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 31 का देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में देखते हैं कि शक संवत, हिजरी संवत इस तरह से देखते हैं। यानी कि हमारा जो कैलेंडर है जो हम लोग दिन जो देखते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह का कैलेंडर है आपका। ठीक है, पहला एक हिंदी कैलेंडर है। ठीक है, पहला हिंदी कैलेंडर है जिसमें हिंदी का मास आपका जो है चैत से शुरू होता है। चैत बैसाख जो है ये सभी देखते हैं। ठीक है, चैत बैसाख ये सभी जो है हिंदी दिवस के कैलेंडर है। इसके बाद आपका जो है एक इंग्लिश कैलेंडर है। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर है। इंग्लिश कैलेंडर में जैसे जनवरी फरवरी से स्टार्ट होता है ये इसको आपको जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। और हिंदी कैलेंडर में आपका जो है ये एक शक संवत जो आपका कहा जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आप देखेंगे इसकी शुरुआत यदि आपको पूछा जाए तो ये आपके जो कुषाण वंश के राजा, ठीक है, कौन वंश के, तो ये आपका जो है ये कुषाण वंश के राजा जो कौन थे, तो ये कनिष्क थे। ठीक है, कौन थे, तो कनिष्क तो ये कुषाण वंश के राजा थे। और जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इनका जब राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक हुआ इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है शक संवत को जो है ये शुरुआत किया। और शक संवत कब हुआ है, तो ये आपके जो है 78 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 78 ईस्वी में इन्होंने राजगद्दी पर बैठा, इनका राज्याभिषेक हुआ, उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है शक संवत की शुरुआत किया है। ठीक है, और बाद में चलते चलते जो है हमारे भारत सरकार द्वारा इसको जो है राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो है अंगीकृत किया, यानी कि अपनाया गया। तो ये जो है राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया, तो ये 1957 ईस्वी में जो है इनको ये अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में जो है अपनाया गया है। और यदि पूछा जाए शक संवत का जो महीना है ये कैसे कौन से महीने से स्टार्ट होता है, तो ये आपके जो है चैत महीने से स्टार्ट होता है और लास्ट आपका जो है ये फाल्गुन महीने से होता है। ठीक है, फाल्गुन महीना आपका जो है लास्ट हो गया और प्रथम महीना आपका जो है ये चैत हो गया। और इंग्लिश महीने में ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपका जो है जनवरी से स्टार्ट होता है और लास्ट में आपका जो है दिसंबर में खत्म होता है। ठीक है, बिल्कुल ही आप लोग जो है धैर्य बना करके रखेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो दबा करके लाइक करेंगे और वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत जो है ये कौन आया था,
तो भारत जो है आने वाले जो व्यक्ति थे ये आपके जो हैं ध्यान देंगे, ये ह्वेनसांग थे, ठीक है। कौन थे? ह्वेनसांग थे। और ये कहाँ के थे? तो ये आपके जो हैं ये चीन के थे, ठीक है। कहाँ के थे? तो चीन के थे। और ये एक जो है यात्री थे, यहाँ आकर के 15 वर्षों तक भारत में रहा और पूरे भारत में भ्रमण कर करके यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के जो है मौसम के बारे में, यहाँ के धर्म के बारे में जो है इन्होंने जो अध्ययन किया, यहाँ के रह करके खास करके जो है बौद्ध धर्म का जो है इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, यहाँ रह करके। और इसका जो है एक यात्रा वृत्तांत के रूप में जो है लिखा। कौन से पुस्तक में लिखा? तो ये आपका जो है इस पुस्तक का नाम है सीयू की, ठीक है। इस पुस्तक का नाम है सीयू की। और सीयू की पुस्तक में भारत का यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा। और इन्होंने जो यहाँ जो उसके समय में राजा हुए हैं, जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं उनके बारे में लिखा है, जो प्रसिद्ध स्थान है उनके बारे में लिखा है। तो ये सभी चीज़ आपके जो है सीयू की में जो है ये दर्शाया गया है। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? ह्वेनसांग जो है भारत से आया था, भारत आया था। और कहाँ से आया था? तो ये आपके जो है चाइना से भारत आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 33 का देखेंगे कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, ठीक है। सारनाथ में जो है पूछा जा रहा है कि कौन से सम्राट का स्तंभ है। तो ये आपके जो है सम्राट अशोक का जो है ये स्तंभ है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 34 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है, ठीक है। खजुराहो की गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपके जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 35 का देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है अन्य तीनों के समसामयिक जो है ये नहीं था, ये बताना है। तो कहने का यहाँ अर्थ है कि इसमें से जो है ये समकालीन जो है ये कौन थे, यानी कि इस सब समकालीन से मतलब है कि उनके काल के आसपास में जो है ये कौन थे, ठीक है। तो यही देखेंगे कि बिंबिसार और जो है प्रसेनजीत ये दोनों जो है ये राजा थे, ठीक है। क्या कौन कौन थे? प्रसेनजीत और जो है बिंबिसार ये दोनों राजा थे। और इन्हीं के सामयिक काल के आसपास में जो है गौतम बुद्ध थे, ठीक है। लेकिन यहाँ मिलिंद जो था, ठीक है, मिलिंद या कहीं कहीं इसको जो है ये मेनांडर भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपका जो है ये मेनांडर भी लिखा रहता है, ठीक है। मेनांडर भी लिखा रहता है। मिलिंद या मेनांडर जो था ये आपके जो हैं ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है आपका जो है ये राज किया था, ठीक है। और ये आपके जो है इंडो ग्रीक राजा थे, ये ग्रीक के जो है ये राजा थे, ठीक है। ये मौर्य के समकालीन थे और इसलिए आपका जो है ये समसामयिक इसमें नहीं है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे। 36 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, ठीक है। जादू टोना माया वशीकरण इसका जो है वर्णन आपको जो है कौन से वेद में है? तो ये आप लोग जानते हैं अथर्ववेद में है, ठीक है। अथर्ववेद में है, ठीक है। और यदि ऋग्वेद में पूछा जाए ऋग्वेद में क्या था, तो ऋग्वेद में जो है यज्ञ और कर्मकांड का जो है ये वर्णन था, ठीक है। यज्ञ और कर्मकांड का वर्णन था। और यजुर्वेद में आपका जो है क्या था? तो ध्यान देंगे, ऋग्वेद में ये क्या था? ये आपका जो है प्रार्थना और ज्ञान का था, ठीक है। ध्यान देंगे, प्रार्थना और ज्ञान का जो है ये इसका वर्णन था, किसमें? ऋग्वेद में है। इसके बाद यजुर्वेद में आपका जो है यज्ञ और कर्मकांड है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड जो है इसका जो ज्ञान है यानी कि जो मंत्र दिया गया है ये आपका जो है किसमें है? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद में आपका जो है जादू टोना जो भी है ये आपका जो है दिया गया है। और सामवेद में जो आपका ये संगीत से जो है ये संबंधित है, ठीक है। सामवेद में संगीत उपासना का जो है ये वर्णन दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
37 का देखिए, पूछा जा रहा है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, सारनाथ में जो स्तंभ है इसका निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था, फटाफट आप लोग जो है बताएंगे। तो सारनाथ में जो स्तंभ था ये जो है सम्राट अशोक द्वारा जो है ये करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे 38 का कि सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ, विधि मतलब क्या होता है ध्यान देंगे, विधि मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, क्या होता है, नियम कानून, नियम कानून। और सर्वप्राचीन, प्राचीन मतलब होता है कि सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना। तो सबसे पुराना जो यदि पूछा जाए कि विधि ग्रंथ कौन सा है तो ये आपका जो है ये मनुस्मृति को जो है ये विधि ग्रंथ जो है ये माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी में जो है नियम कानून जो है ये दिया गया था। और इसका जो है ये आपका जो है इसको सबसे पुराना माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 39 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गुप्त संवत जो आपका जो है ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका जो है 319 ईस्वी में जो है ये गुप्त संवत जो है ये प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 40 का देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक आपको बताना है, ये आपका जो है श्रीगुप्त था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 41 का देखिए, पूछा जा रहा है कि तोलक्कापियम ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तोलक्कापियम ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके जो है ये व्याकरण से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 42 का देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन से इनमें से जो है किसके पांडुलिपि को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो ये आप देखेंगे तो ये जो है ऋग्वेद के पांडुलिपि को जो है ये पांडुलिपि को जो है यूनेस्को की सूची में जो है ये शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 43 का देखेंगे कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है। ठीक है, पुरातन अवशेष से मतलब क्या होता है कि कहीं कहीं देखे होंगे कि कोई पुराना से पुराना चीज़ है, यानी कि कोई खदान से खुदाई में मिला है चीज़ और इसका पता नहीं है कितने हजारों कितने लाखों वर्ष का है। ठीक है, तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, तो ये आपका जो है C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति इसको कहा जाता है। ठीक है, C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति से जो है इसका कालक्रम का जो है ये पता लगाया जाता है कि ये कितने साल पुराना का जो है ये चीज़ है, यानी कि ये अवशेष है। ठीक है, यानी कि ये अवशेष कितने वर्षों पुराना है, इसका कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जो है इसको पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 44 का कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी का उस समय क्या नाम था। ठीक है, सम्राट अशोक महान का जो है पूछा जाए इसके राजधानी का जो है ये क्या नाम था, यानी कि कहाँ था, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है पाटलिपुत्र था। ठीक है, सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र था और ये जो है इनके राज्य का क्या नाम था, तो ये आपका जो है मगध था। ठीक है, मगध था और मगध जो है ये आपके जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। और अखंड भारत बनाने का यदि जो किसी में श्रेय था तो ये आपके जो है महान सम्राट अशोक का था। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के आप लोग अफगानिस्तान, कंधार, काबुल, पाकिस्तान जो है ये सभी क्या था, तो ये आपके जो है अखंड भारत का जो है ये साम्राज्य था और सबसे बड़ा साम्राज्य जो है इन्होंने स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग 45 का देखिए, पूछा जा रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था। ठीक है, तक्षशिला पूछा जा रहा है, ये प्राचीन नगर है तक्षशिला, और तक्षशिला जो है ये किसके मध्य में स्थित है, किसके बीच में था, ये आपको बताना है। ये आपका देखेंगे ये आपका सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी एवं झेलम के बीच में जो है ये प्राचीन नगर जो है ये तक्षशिला स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग 46 का देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है कौन से युग से संबंधित है, इसे जो है
कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि कांस्य युग से जो है ये जो है संबंधित है, यानी कि कांसा का जो है सबसे अधिक जो है वहाँ जो है व्यापार होता था, बनाया जाता था। ठीक है, तो कांसा से लोग ज़्यादा परिचित थे, लेकिन जो है हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि लोहा से लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया जो किसके शासनकाल में किया है? तो ये आपके जो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग जो अभी तक जो है पेड बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग इस नंबर पर नोट डाउन कर लेंगे 62 035 40 262। ठीक है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करेंगे और पेड कोर्स में आपको जो है टोटल जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपको जो है दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स दिया जाएगा। और एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपको जो है टेस्ट आपको जो है ये फ्री, आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है लगवाया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सभी फ्री है और इसके लिए मात्र आपको जो है 199 जो आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके आप लोग को जो है ये पेड बैच में ज्वाइन हो जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।